नमस्कार, मैं जगदीश याग शिक्षा हिंदी क्लासेज की तरफ से आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य सरयू पुस्तक के 5वें अध्याय को लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि सेनापति जो हैं उसका काव्य वर्णन किया गया है और उनके 4 कवित्व जो हैं वो लिए गए हैं। सर्वप्रथम सेनापति जी का कवि परिचय पढ़ लेते हैं। कवि परिचय के तहत सर्वप्रथम ये रीति काव्य परंपरा में सेनापति जो हैं विशेष स्थान रखते थे। इनके पितामह का नाम यानी इनके दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित और पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था। इनके जन्म स्थान को लेकर के विद्वानों में एक राय नहीं है। इनके पिता गंगा के किनारे अनूप बस्ती में रहते थे। अनुश्रुति के अनुसार सेनापति अनूप शहर जिला बुलंदशहर के निवासी थे। सेनापति संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, यानी संस्कृत अच्छी तरह से आती थी इनको। सेनापति की 2 रचनाएं मानी जाती है, एक कवित रत्नाकर और दूसरा काव्य कल्पद्रुम। 2 रचनाएं इनकी मानी जाती है, एक कवित रत्नाकर और एक काव्य कल्पद्रुम। विद्वानों का मानना है कि ये दोनों एक ही ग्रंथ है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये दोनों ग्रंथ जो है वो एक ही हैं। कवित रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद है। कितनी तरंगे हैं? 5 तरंगे हैं और उसमें 394 छंद जो हैं वो। श्लेष इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो श्लेष अलंकार इनका प्रिय अलंकार है। सेनापति अपने ऋतु वर्णन के लिए विशेष प्रसिद्ध रहे हैं। ऋतु का वर्णन जहाँ कहीं भी ऐसा आता है, ऋतु वर्णन करने में सेनापति का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है बड़े आदर के साथ। इनके पदों में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण मिलता है। इन्होंने प्रकृति का बड़ा गहन निरीक्षण किया है। इन्होंने शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए हैं। यानी शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के मनमोहक दृश्य जो इन्होंने प्रस्तुत किए। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का तो इन्होंने अद्भुत वर्णन किया है। यानी ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का तो वर्णन इन्होंने बड़ा अद्भुत किया है। एक ही पद में, एक ही कवित्व में दोनों का वर्णन किया है। ये राम भक्त कवि थे, रीतिकालीन राम भक्त कवि भी ये थे। सेनापति ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि हैं। ये ब्रज भाषा में लिखा करते थे, ब्रज भाषा में सिद्धहस्त कवि हैं। प्रवाह युक्त भावानुकूल भाषा प्रयोग इनके काव्य की उल्लेखनीय विशेषता है। इनकी भाषा में ओज गुण, प्रसाद्य गुण और माधुर्य गुण, इन तीनों गुणों का अद्भुत संयोग है। इनके काव्य में सहजता है जिसे आसानी से समझा जा सके और संस्कृत निष्ठ शब्दावली होते हुए भी कहीं भी क्लिष्टता नहीं आती है। यानी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, इस कारण इनके भाषा के अंदर संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, फिर भी कठिनता जो है वो, क्लिष्टता जो है वो लिए हुए नहीं है। पाठ परिचय पढ़ते हैं। इसमें क्रमशः शुरू वाले 2 पद तो बसंत ऋतु के और बाद वाले 2 पद जो हैं वो ग्रीष्म ऋतु के हैं। ऋतु वर्णन के पद सेनापति के प्रकृति विषयक सूक्ष्म निरीक्षण और उनकी सौंदर्यानुभूति को उद्घाटित करने वाले हैं। यानी कवि ने प्रकृति को कितना बारीकी से निरीक्षण किया है, इस बात को बताने वाले हैं। प्रथम 2 पदों में ऋतुराज बसंत के आगमन और उसके प्रभाव का वर्णन कवि ने बड़ी भावुकता के साथ किया है। ऋतुराज बसंत एक राजा की तरह पूरे दल बल के साथ आता है और शेष 2 पदों में ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव को व्यक्त किया है कि ग्रीष्म ऋतु के आने पर क्या क्या कार्य शुरू हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पूर्व ही तल घरों को सुधारा जाता है। यानी जो ज़मीन पर बने हुए घर हैं, ऊपरी मंजिल को छोड़ करके निचली मंजिल वाले, उनको अच्छी तरह से सुधारा जाता है। जल यंत्रों का रखरखाव कर इत्र, गुलाब जल आदि की व्यवस्था पहले ही कर ली जाती है। भाव के अनुसार प्रयोग, भाषा का प्रयोग यहाँ भी बड़ा द्रष्टव्य है। अब इसके बाद ऋतु वर्णन, इसका हम पढ़ेंगे भावार्थ, व्याख्या। तो बरन बरन
तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लयत है। यानी बसंत ऋतु के आगमन पर, बसंत ऋतु के बारे में कवि सेनापति कहते हैं कि बसंत ऋतु एक राजा के समान है और राजा के साथ जिस प्रकार से चतुरंगिणी सेना चलती रहती है, चतुरंगिणी सेना चलती रहती हैं, उसी प्रकार से बसंत ऋतु के आगमन पर जो विभिन्न प्रकार के वर्ण वर्ण के यानी विभिन्न रंगों के जो फूल बाग बगीचे उपवन में खिले हैं, वही राजा के साथ चलने वाली चतुरंगिणी सेना का कार्य जो है कर रही है, चतुरंगिणी सेना के समान वो है। अब चतुरंगिणी सेना का मतलब है कि सेना के 4 अंग होते हैं, जिनमें एक पैदल सैनिक, एक घुड़सवार सैनिक, हाथियों की सेना और एक ऐसे होते हैं जो रथ पर चढ़ करके चलते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के सैनिक होते हैं चतुरंगिणी सेना में राजा की। उसी प्रकार से तरह तरह के पुष्प जो हैं वो बसंत ऋतु में बसंत रूपी राजा के साथ चतुरंगिणी सेना का कार्य करते हुए चलते रहते हैं। बंदी जिमी बोलत बीरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। यानी जिस प्रकार से राजा चलते हैं तो राजा के साथ बंदी लोग यानी चारण और भाट जाति के जो लोग हैं वो साथ में चलते रहते थे और उनका गुणगान किया करते थे। उसी प्रकार से बसंत रूपी राजा के साथ में कोयल रूपी बंदी जो हैं वो गुणगान करते हुए चल रही हैं। यानी कोयल जो है इसका बसंत रूपी राजा का जो है गुणगान कर रही हैं। गुंजत मधुप गान गुण लहियत है, गुण गहियत है। यानी गुंजत मधुप यानी भंवरे जो हैं मधुर गुंजन करते हुए बसंत रूपी राजा का गुणगान कर रहे हैं। आवे आस पास पूपन की सुबह से सोई। यानी जिस प्रकार से राजा का महल जो है विभिन्न प्रकार की सुगंध से सना रहता है या उसके अंदर बहुत सी इत्र वगैरह की खुशबू रहती हैं, तो उसी प्रकार से बसंत रूपी राजा के आगमन पर विभिन्न प्रकार के जो पुष्प खिलते हैं उनकी सुगंध जो है वो चारों तरफ फैली रहती हैं। सोन दे के सुगंध माज सने रहियत है। जिस प्रकार राजा के महल जो हैं वो विभिन्न प्रकार की सुगंध से सने रहते हैं, उसी प्रकार से बसंत रूपी राजा का जो महल है यानी वन उपवन बगीचे ये भी विभिन्न प्रकार की सुगंध से सना रहता है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतु राज कहियत है। इसमें सेनापति जी कह रहे हैं कि शोभा के समाज तथा सुखपूर्ण सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज बसंत एक राजा के समान सुशोभित हो रही है और आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। यानी राजाओं के समान जिस प्रकार से राजा आते हैं उसी प्रकार से बसंत ऋतु का आगमन जो है वो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि कोई राजा जो है वो आ रहा है। इस प्रकार से बसंत ऋतु का वर्णन जो है राजा ने एक सेनापति ने एक राजा के समान करते हुए अगला है दूसरा पद जो है मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर। यानी बसंत ऋतु के आने पर सुंदर मलय पर्वत की तरफ से आने वाली ठंडी हवा जो है बड़ी ही मंद मंद गति से बहने लगती है। सरबर निर्जन मजन के काज के। और इस समय यानी बसंत ऋतु के समय जितने भी सरोवर हैं वो पानी से भरे हुए होते हैं और वो लोगों के नहाने धोने के लिए उस समय बहुत ही उत्तम होते हैं। यानी तालाबों के अंदर लोगों का स्नान आदि करने के लिए ये समय जो है बहुत ही उपयुक्त समय होता है। सुधरत कुंज सम सदन बीच में एक रह गया, मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गुंज। यानी और इस बसंत ऋतु में बसंत काल के अंदर जो है चारों ओर चाहे वन हो चाहे उपवन हो चाहे बगीचा हो कोई भी, वहाँ जो है कुंज के अंदर यानी लता कुंज जो होता है उसके अंदर
भंवरे जो हैं मधुर गान करते हुए गुंजायमान रहते हैं। शुद्ध रत कुंज सम सदन समाज के, तथा ये जो पुष्पों से सुवासित कुंज हैं, यानी पेड़ पौधों के बीच में जो पुष्पों से लदे हुए पेड़ पौधे जो हैं, ये कुंज जो हैं ऐसा लगता है जैसे किसी रसिक समाज के सदन है यानी घर हैं। व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी, यानी बसंत ऋतु का मौसम तो ऐसा मौसम होता है जिसके अंदर वियोगी यानी जो गृहस्थी त्याग चुका है वो भी इस समय व्याकुल हो जाता है। और जोग के सके न जोगी, और जोगी भी इस समय विचलित होने लगते हैं और अपने जोग के पथ पर अडिग रह पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये समय। बिहरत भोगी सेनापति सुख साज को, और वहाँ दूसरी ओर जो भोगी लोग हैं वो इस समय बड़े आनंद से सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करते रहते हैं। सघन तरु लसत बोले पिक कुल सत, और घने वृक्षों के अंदर सैकड़ों कोयल जो हैं वो विभिन्न प्रकार की बोलियों से उसको गुंजायमान रखते हैं, यानी विभिन्न कोयलें जो हैं बहुत सारी वो बोलती ही रहती हैं। देखो हिय हुल सत आए ऋतुराज को, देखो इस प्रकार से ऋतुराज को आते हुए देख करके हृदय जो है वो हुलसित हो रहा है। अब तीसरा है, शुरू वाले दो जो पद थे, जो दो कवित्व थे, उनमें बसंत ऋतु का वर्णन था। अब जो दो हैं इनमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। जेठ नजीकाने शुद्ध रत खस खाने तल, यानी जैसे ही ग्रीष्म ऋतु नज़दीक आती हैं या जेठ का महीना जो है वो नज़दीक आता है तो कवि सेनापति वर्णन कर रहे हैं कि उसके नज़दीक आते ही शुद्ध रत खस खाने, यानी खस की जो टाटियाँ पहले बनी हुई हुआ करती थी जिसके नीचे बैठने से ठंडी हवा का जो आनंद मिलता था, वो जो है खस की टाटियाँ संभालने लग जाते हैं लोग, उनको ठीक करने लग जाते हैं। तल ताक तह खाने के सुधारे झारियत है, और तल यानी नीचे का जो पोर्शन होता है वो ताक तहखाने, ये सारे जो हैं लोग सुधारने लग जाते हैं, इसको अच्छी तरह से संभालने लग जाते हैं। होती है मरमती विविध जल जंतरन की, और जब ग्रीष्म ऋतु आने वाली होती है तो उससे पहले विभिन्न प्रकार के जो जल यंत्र हैं जिनमें ठंडक का एहसास हो सके, ऐसे जितने भी यंत्र होते हैं उन सब की मरम्मत करवाई जाती है, उन सब को ठीक किया जाता है। सेनापति अंतर गुलाब अर गजा साजी, सेनापति कह रहे हैं कि अंतर यानी इत्र गुलाब और अर्गजा से अपने अपने घरों को सेनापति कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु आने पर संभाल उसमें सुगंध जो है इनकी डाली जाती है, और ताकि ग्रीष्म ऋतु जो है वो दुखदाई ना लगे। सार तार हार मोल ले धारियत हैं, यानी सभी लोग जो हैं, सार तार का मतलब है विभिन्न प्रकार के मोतियों के हार, श्रेष्ठ मोतियों के हार जो हैं वो खरीद करके जो है धारण करना शुरू कर देते हैं। ग्रीष्म के बासर बराइवे को सिरे सर, और ग्रीष्म ऋतु का जो दिन होता है, गर्म दिन जो होता है, उसको सभी लोग जो है वो ठंडा बनाना चाहते हैं, किसी प्रकार से वो आसानी से ग्रीष्म ऋतु जो है वो शीतलता के साथ व्यतीत हो जाए, ऐसा उपचार करने लग जाते हैं। राज भोग काज साज यो समारियत है, और राजसी सुख भोगने के लिए इस प्रकार से सभी जो चीज़ें हैं साज सज्जा की, वो उन सब को संभाला जाता है, उन सब की अच्छी तरह से व्यवस्था की जाती है। ये ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पूर्व जो है कार्य किए जाते हैं। इसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया एकदम निकटता के साथ में। आज भी हम आज के उपलक्ष्य में भी अगर इससे जोड़ करके देखते हैं तो ये एकदम सटीक बैठेगा। अब है चौथा, देखे चित्ती अंबर जले हैं चारी ओर चोर। चौथे की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि इसमें ग्रीष्म ऋतु का भी वर्णन है और
इसी के अंदर ही वर्षा ऋतु का भी वर्णन बड़ा श्लेष अलंकार के माध्यम से किया है। देखे छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर। पहले हम ग्रीष्म ऋतु के संबंध में पढ़ लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के दिनों में कि हम देखते हैं कि छिति यानी पृथ्वी और अंबर जले हैं चारी ओर छोर, चारों ओर से गर्मी के कारण जल रहे हैं। तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब का रूप भी जो है हरण कर लिया है, वो सब भी सूखने लग गए हैं। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो परियो है। इस ग्रीष्म काल में सर्वत्र लू का प्रचार, भादव की होती जर लगे यानी लू जो है वो भादव का मतलब जलाने वाली दावाग्नि के समान जो लपटें हैं वो जो है वो भादव कहलाती हैं। तो इसमें भादव की ज्योति के समान यानी दावाग्नि की लपटों के समान जो है लू जो है वो चलती रहती हैं। जलद पवन तन सेक मानो परियो है। और ऐसा लगता है कि ये गर्म हवा जो है शरीर को तपाई जा रही है, सेके जा रही है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, यानी सूर्य की प्रचंड किरणों से बचने के लिए, दारुण तरनी का मतलब, दारुण का मतलब निष्ठुर सूर्य से बचने के लिए नदी सुख पावे सब, सब नदी के अंदर नदी के ठंडे पानी से सुख पाना चाहते हैं। सिरी घन छहा चाही बोई चित्त धर्यो है। सभी लोग जो हैं अपने सिर पर ठंडी छाया जो है वो चाहते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू। अब सेनापति जी कह रहे हैं कि देखो इसमें, इस कविता में सेनापति जी की यानी मेरी चतुराई देखो। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है, यानी ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु जो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं उनको भी इसी एक पद के अंदर मैंने कर दिया है। अब इसी पद को हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के संबंध में। तो देख के छिति अमर जले हैं चारी ओर छोर, यानी देखते हैं कि छिति का मतलब पृथ्वी और अंबर, पृथ्वी और आकाश के बीच में चारों तरफ जहाँ भी देखते हैं, जले हैं का मतलब जल ही जल हैं। तीन तरबर सब ही को रूप हरियो है, यानी इतनी ज़्यादा बरसात हो रही है कि सभी बरसात और आंधी वगैरह ये चल रही है, इस कारण पेड़ पौधे जो हैं वो सारे भी उखड़ने की कगार पर आ गए हैं। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, यानी ये महाजड़ी जो लगी है भादवे के महीने तक चलेगी। यहाँ भादव का मतलब भादव का महीना लिया गया है और वहाँ भादव का मतलब है दावाग्नि का लिया गया है। जलद पवन तन सेक मानो परियो है, और ये झड़ी जो है भादव तक चलेगी। भादवे के बाद ही सूर्य का प्रकाश जो है या गर्म हवा जो है वो शरीर तक पहुंच पाएगी। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सब, यानी सभी लोग जो हैं इस बरसात के मौसम में जो नदी जो है बाढ़ की स्थिति पर आ जाती हैं तो तरणी के माध्यम से भी नहीं तैर पाते हैं, यानी नाव के माध्यम से भी नदी को पार करना जो है वो कठिन हो गया है। सिरी घन छा चाही बोई चित्त धर्यो, सभी जो है अपने सिर पर छत चाहते हैं ताकि इस भयंकर वर्षण से बच सके। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जू, यानी इसमें देखो आप सेनापति की कितनी बड़ी चतुराई है कि दोनों विषम ऋतुओं को, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों विषम यानी अलग अलग होती है बिल्कुल, उनको ही एक पद के अंदर सम कर दिया है, यानी समान बना दिया है। ये इसका वर्षा ऋतु के पक्ष में, वर्षा ऋतु के संबंध में इसका ये भावार्थ था। अब इसमें बहुत ही अच्छा जो है श्लेष अलंकार का किया गया है, उपयोग किया गया है चौथे में, और मानव प्रयोग है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो इस प्रकार से ये भावार्थ हो गया। उसके बाद में शब्दार्थ इसके आशा हमेशा करता रहा हूँ और बहुत से विद्यार्थी मेरी आशाओं पर खरा भी उतरते हैं। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। सेनापति के पितामह का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? पहला पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था
गंगाधर दीक्षित। निम्न में से सेनापति की रचना कौन सी है? तो काव्य कल्पद्रुम। कौन सी है? काव्य कल्पद्रुम। सेनापति के पितामह का नाम क्या था? तो परशुराम दीक्षित। इनके पिता मह का यानी दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित था। कवित्र रत्नाकर में कितने छंद हैं? आपने पीछे पढ़ा कि 394 छंद जो हैं वो आए हैं। देखिए यहाँ आप पीछे देखोगे, ये देखो 5 तरंगे हैं और 394 छंद हैं। उसके बाद सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। चतुरंग से क्या तात्पर्य है? चतुरंग का मतलब है राजा के सेना के अंदर 4 प्रकार की सेना होती हैं, जिनमें एक पैदल सैनिक होते हैं, दूसरे घुड़सवार सैनिक होते हैं, तीसरे हाथी पर चढ़े हुए सैनिक होते हैं और चौथे होते हैं रथ पर सवार जो महारथी होते हैं वो। इस प्रकार से ये चतुरंगिणी सेना होती हैं और ये इस प्रकार से अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक हो गए अति लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ हो गए लघुत्रात्मक। आशा करता हूँ थोड़े बड़े होते हैं तो आप इनको पढ़ोगे और जब भावार्थ आपको अच्छी तरह से आएगा तो ये प्रश्न कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।